कोई ऐसा बॉलीवुड का झूठ ऑडियंस को नहीं पता। एक तो मुझे नाम ही पसंद नहीं है बॉलीवुड। मेरे को लगता है दाऊद इब्राहिम के लोगों ने रखा है, उन लोग का है हॉलीवुड, अपना होएगा बॉलीवुड। ये खान कपूर और कुमार लोग ने सिनेमा और जौहर वोहर ने सिनेमा को ब्लॉक कर दिया। गेहुड हो चाहे वो ड्रगहुड हो। आपने शाहरुख खान के साथ में काम किया है। मैं शाहरुख खान एज एन एक्टर, मैं उनको एक ग्रेट एक्टर नहीं बोलता। आपका जोश में रोल कट किया गया काफी तो तभी तो वो एकदम वो निकल रहे थे, तो बीच में कोई भी आए काट 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 हलाल करो। 25 साल हमने किसी को ऐसा देखा, ए पूनम मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज अगर ऐसा करेगा कोई तो ऑडियंस चढ़ के थप्पड़। तो सुशांत के टाइम पर आपको क्या लगता है वो क्या हुआ था वहाँ पर? फाउल प्ले था। उसको इस बॉलीवुड की कई सारी डार्क सीक्रेट्स का पता चल गया था और वो उन्हें जाकर ओपन करने जा रहा था मीडिया में। अनन्या पांडे, वरुण धवन, टाइगर, अभी एक ग्रुप बन गए थे, तो कोई नहीं चाहता था कि ये एनर्जी वाला आए। अभी ये जो प्रोटेस्ट हुआ हमारे ये कॉकरोचों का, उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी बहुत कुछ गलत बोला। ये लोग भारत विरोधी लोग हैं, ये सनातन विरोधी लोग हैं। कौन है दिपके फिपके, कौन है ये लोग? ये लोग इंडिया को ही खत्म करना चाहते हैं, ये लोग हिंदुस्तान की संस्कृति को ही खत्म करना चाहते हैं और इसको एक किताब की दुनिया बना देना चाहते हो। 350 साल मुगलों ने राज किया, 250 साल अंग्रेजों ने राज किया, तो हमारा तो कल्चर डूब ही गया। आज ज्ञानवापी क्या है? ये जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ है, जो गज़वाए हिंद, ये फैक्ट है। वो बोलेगा नहीं अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया। भाई नहीं, आदम और हव्वा इस दुनिया के पहले इंसान थे। नहीं। नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ है एक ऐसा स्टार जिसने बॉलीवुड को बहुत करीब से देखा है और ये हमें कुछ ऐसे राज बताने वाले हैं बॉलीवुड के जो आज तक आप नहीं जानते होंगे। इनकी बेबाकी जो है वो काबिल तारीफ है। तो स्वागत करते हैं हम पुनीत वशिष्ठ जी आपका दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस पॉडकास्ट पे आकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बॉलीवुड ने आपको यूज किया, इग्नोर किया या क्या रहा आपके साथ में बॉलीवुड का सफर आपका? इग्नोर किया। इग्नोर किया, ओके। यस, काफी हद तक थोड़ा बहुत यूज किया, मेरी भी गलती थी। अगर कोई गॉडफादर होता, अगर कोई वाकई देखता कि उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे गाने का टैलेंट दिया है, डांस का टैलेंट दिया है, एक ऐसी कुछ आवाज़ दी है, मैं एक अभिनेता का बेटा हूँ और मैं किरदारों को जीने में मानता हूँ, तो किसी को निस्वार्थता से आकर मुझे असिस्ट या गाइड करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि पुनीत तेरे में ये है, तू कर। लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं। लेकिन नो रिग्रेट्स, फिर भी अच्छा काम किया। इग्नोर के साथ साथ अवॉइड किया, अवॉइड के साथ साथ कोने में किया, कोने के में जाने के साथ साथ बड़ी बड़ी पिक्चरों में बड़े बड़े स्टार्स ने रोल काटे मेरे। तो ये सारी चीज़ें हुई, बट नो रिग्रेट्स। आई गेस हर एक चीज़ एक काम जो होता है, एक जीवन का एक हिस्सा होता है, जीवन नहीं होता। तो जो होता है अभी जाकर देखते हैं ज़रा साक्षी रूप से, तो लगता है जो भी इट्स इन अ प्रोसेस। पुनीत वशिष्ठ को तराशा गया है सारे एक्सपीरियंसेस। जैसे आपने बड़े स्टार की बात करी, आपने शाहरुख खान के साथ में काम किया, आई स्टिल रिमेम्बर परदेस में और जोश में जोश और किया। हैप्पी न्यू ईयर में। आप परदेस में मैं असिस्टेंट था। अच्छा, वहाँ पर आप मैं अहमद खान का असिस्टेंट था कोरियोग्राफी में। तो वो जो गाना था ना, जरा तस्वीर से तू, उसमें शाहरुख खान को मैंने डांस स्टेप सिखाए थे, मेरे बॉस अहमद खान से सीख। ताल में भी आप थे? जी पूरी फिल्म मुझे में याद है उसमें भी। आई स्टिल रिमेम्बर वो गाना जो था उसमें कौन सा? करिए ना कोई वादा किसी से। और भी कई ताल, कोक पीते हुए और क्या बिल्कुल, बहुत एल्बम बहुत ब्यूटीफुल थी। यार रहमान का बहुत सारे गाने बहुत अच्छे थे। तो शाहरुख खान के साथ आपने जैसे काम किया, तो आपको क्या लगता है एक सुपरस्टार बनने के लिए टैलेंट जरूरी होता है या एक पावरफुल कैंप होना जरूरी है? शाहरुख खान के साथ मैंने तब काम किया जब वो एक एनर्जेटिक, बोलते ना, जैसे एक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे थे। तब ना उनकी कोई लॉबी थी, तब ना वो प्रोड्यूसर थे, तब वो अपनी एनर्जी की वजह से बना। He was also an outsider actually. हाँ, वो नेपोटिज्म का तो खैर बाद में सब कुछ शुरू हुआ है, लेकिन शाहरुख खान आउटसाइडर थे। आई थिंक ही वाज द लास्ट सक्सेसफुल आउटसाइडर। उसके बाद तो
बट उनकी मेहनत, तो मैं शाहरुख खान एज एन एक्टर, एक एक्टर की औलाद की हैसियत से मैं उनको डायसेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनको एक ग्रेट एक्टर नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक क्रिएटिव एनर्जेटिक सुपरस्टार बोलता हूँ। एंटरटेनर वो बंदा है, और हुँ। जो उन्होंने ये सारा फेज देखा, वो अपनी एनर्जी, क्रिएटिविटी, और मैं हैट्स ऑफ टू यस, यस। तो मतलब आपको क्या लगता है मतलब वो उनका जो उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना प्यार कैसे मिल गया था बॉलीवुड से? आउटसाइडर थे तो भी। वही मैंने आपसे कहा ना कि तभी वो आउटसाइडर इनसाइडर नेपोटिज्म इतना फलित नहीं हुआ था तभी। राइट, राइट। तभी वो इतना नहीं खुला था चैप्टर। ये तो हम अभी देख रहे हैं, अनन्या पांडे, वरुण धवन, और ये सब नेपोटिज्म, अभी नेपोटिज्म की राइट। पीढ़ी आई है, टाइगर हुँ। श्रॉफ, तो तभी बेंचमार्क्स बन रहे थे, हुँ, तभी हुँ, नेपोटिज्म की का बीज बुना जा रहा था। हुँ, फिर हुँ। नेपोटिज्म का वृक्ष थोड़ा बाद में आया, लेकिन तभी नेपोटिज्म नहीं था, डेफिनेटली। ओके, तो आपका जोश में कुछ मैंने सुना कि आपका रोल कट किया गया, काफी काफी कुछ कट बट हुआ। कैसे ऐसा कैसे हो गया था? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने शाहरुख भाई को ट्रेन भी किया हुआ है डांस वांस के लिए, तो वो मेरी हुँ, हुँ। एनर्जी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। तो जब सिनेमैटिक मंसूर खान जब शॉट लगाते थे, तो शाहरुख खान अपनी एनर्जी के लिए जाने जाते थे। तो शाहरुख खान 10 फुट की जंप मारते थे, अभी मैं ऑटोमेटिकली नॉर्मली नेचुरली जंप मारता था, तो मेरी जंप 14 फुट की हो जाती थी। ओके, तो ध्यान मेरे ऊपर जा रहा था, इसलिए राइट, मुझे कट किया। कट कर दिया गया। शायद मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी करता, लेकिन आई डोंट थिंक मैं वैसा हूँ। तो तभी तो वो एकदम वो निकल रहे थे, तो बीच में कोई भी आए, काट 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 हलाल करो, तो मैं उनमें से एक, और मैं, मेरा बचपना भी था, जोश में मैंने काफ़ी कुछ पाया एज एन एक्टर। आज तक लोग मुझे जोश से प्यार करते हैं, अरे सर ये आपका ये सीन, आपका वो सीन। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैं 20 साल का था जब मैंने जोश ज्वाइन की थी। जोश 4 महीने में बनने वाली थी, लेकिन उसको 4.5 साल लग गए बनने में। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं, मेरी इमेच्योरिटी तभी ये थी कि मैंने उस पर गौर किया जो मैंने खोया। मैंने उस पर गौर नहीं किया जो मैंने पाया था उस मिल रहा फ़िल्म था, से। और फिर राइट। इस ग्रुप ने, तभी एक ग्रुप बन गए थे, तो कोई नहीं चाहता था कि ये एनर्जी वाला आए। तो मुझे फिर ये सारे ग्रुपिज़्म जो अभी एक वृक्ष बन रहा था, ये नेपोटिज़्म का या एक लॉबी का, तो उस ग्रुप ने मुझे बहुत अवॉइड किया। अच्छा। और वो डिप्रेशन, अल्कोहलिज़्म, नशा, ये सारी चीज़ों में मैं घुस गया, क्योंकि टैलेंट था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस था, यूज़ नहीं हो रहा यूज़ था। नहीं हुआ। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है फिर, तो ये सारी चीज़ों में गया। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हावी भी हो गई मुझ पर। ज़रा थोड़ा शॉर्ट भी हो गया मैं, लेकिन अभी भगवान की कृपा है, जो हुआ एक प्रोसेस था। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड जो है वो आउटसाइडर्स के लिए फेयर है या ऑलरेडी पहले से सब कुछ फिक्स्ड होता है? एक तो मुझे नाम ही पसंद नहीं है बॉलीवुड। बॉलीवुड मेरे को लगता है दाऊद इब्राहिम के लोगों ने रखा है बॉलीवुड। ऐसा बोला होगा दाऊद ने, उन लोग का है हॉलीवुड, अपना होएगा बॉलीवुड। मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, जी, हिंदी सिनेमा जी, है। जी। तो डेफिनेटली मुझे ये जो टॉप स्लैब है, उन लोग ने मुझे अवॉइड किया। और हाँ, यही आपका सवाल था, राइट? जी, ये जी, तो बिल्कुल उन्होंने कि मुझे अवॉइड किया लॉबी ने। आउटसाइडर्स के लिए तो कितना फेयर है और तो काफ़ी सालों से आउटसाइडर्स के लिए फेयर नहीं रहा। हुँ, हुँ, हुँ। अभी क्योंकि ओटीटी आ गए हैं, जी, तो ओटीटी के लिए बड़ी एक सांस, राहत की सांस लेने वाला जोन आ गया एक्टर्स के लिए, ट्रू, डीओपीज के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए। नहीं तो पहले क्या था, एक सिनेमा था, बिल्कुल, ये खान कपूर और कुमार लोग ने सिनेमा, और जौहर वोहर ने सिनेमा को ब्लॉक कर दिया। अभी बिल्कुल। ये सारी लॉबीज हैं, 5-6 लॉबी जो साथ में मिली हुई है, उनको ही काम देंगे जिनको उनको देना है, जो उनके ज़रूरतों के हिसाब से फिट होता है। यस, हाँ। चाहे वो गेहुड हो, चाहे वो ड्रगहुड हो, चाहे जो भी हो, उनके हिसाब से फिट। तो ये सिर्फ टॉप स्लैब है, दूसरे भी फिल्म मेकर्स थे, जी, जी, लेकिन जो टॉप स्लैब है बॉलीवुड का, वो हमेशा सभी जानते हैं। अभी मैं कोई बिल्कुल। खुलासा नहीं कर रहा हूँ, बड़ा दुबई कराची फाइनेंस रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। अभी तो खैर कराची को खुद मतलब कटोरे में फाइनेंस की ज़रूरत है, लेकिन दुबई से हमेशा वो रहा है, हुँ, इनपुट फाइनेंस, आई नो, हाँ। इसलिए आपने खानों को आप देखो, बंगले मिलेंगे दुबई में। ओह और यस! तो ये सब एक बहुत ही डीप चीज़ है, उसमें ज़्यादा डीप हाँ, डीप नहीं वो जाते। फिर अंदर घुस गए तो बहुत कुछ जी जी। यस, तो कोई ऐसा बॉलीवुड का झूठ जो अभी तक ऑडियंस को नहीं पता? कि आपके पास टैलेंट है तो यहाँ पर आपके सपने पूरे हो सकते हैं, कुछ नहीं।
आपके पास कॉन्टैक्ट्स है तो आपके यहाँ पर सपने पूरे हो सकते हैं। टैलेंट कुछ मायने नहीं रखता, मायने रखता है लेकिन वो सेकेंडरी है। ऐसे जब धर्मेंद्र अंकल आए थे इस इंडस्ट्री में, तो फिल्म फेयर में मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था। बस इतने खूबसूरत है, उनकी अच्छी बॉडी थी, तभी जेन्युइन फिल्म मेकर से जेन्युइन सिनेमा थे, तभी जेन्युइन लोगों को ब्रेक मिलती थी। लेकिन वो जी। पिछले 35-38 साल से वो जेन्युइननेस कट हो गया है, और जो भी लॉबी हमारे हिसाब से फिट हो, हमारी बोलते हैं ना, जो काली करतूतों को ज़रा अपने कारपेट में रखे, और हुँ, तो मतलब चुपचाप बैठ और कर जो बोला जाता है कर, वो सब तो यस। उन लोगों को काम मिला, और जो जेन्युइन टैलेंट पीछे रह गया। तो आप थोड़ा-सा बेबाकी से बोल जाते हैं ये बातें। हाँ। मतलब तो कभी ऐसा भी हुआ कि किसी आपकी इसी बात की वजह से, जैसे आप कुछ भी बोल देना, किसी पावरफुल एक्टर या किसी प्रोड्यूसर ने आपको काम से, मतलब आपको काम छोड़ना पड़ा किसी के उनके लिए कुछ बोल दिया आपने किसी के लिए? नहीं, इन्होंने तो पहले से मुझे काम देना बंद कर दिया था ना, क्योंकि मेरे अच्छा। में टैलेंट है, चाहे मेरे में लुक्स थे, अभी भी है ठीक-ठाक, हाँ, हाँ, बिल्कुल है। लेकिन एज डज़ नॉट मैटर। बच्चन साहब अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो 84 के हैं, तो एक किरदार को जीना एक अलग बात होती है। लेकिन जी, मैं जो भी रहा हूँ, जैसा भी रहा हूँ, मुझ में काफ़ी खामियाँ रही हैं, लेकिन एक एक कहते हैं ना कि नैतिक आँखों से जो सत्य है, फ्रॉम अ मॉरल एथिकल पर्सपेक्टिव, जो सत्य, मैंने कुछ प्रॉब्लम में हमेशा सत्य ही बोला है। हुँ। और फिर मैं जभी कभी घर पे बैठता हूँ अकेले, तो मैं सोचता हूँ, भगवान तूने मेरे को कैसा बनाया है यार। तो फिर एक मिलता है कि बेटा जा आगे बढ़। तो मैं महाकाल बाबा मेरे इष्ट हैं, माता रानी मेरी कुल देवी हैं, तो मुझे पता है ये मेरा ख्याल रख रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ये मेरा ख्याल रख रहे हैं। अभी जब सुशांत का केस हुआ था, तो मैं बेबाकी से सुशांत के लिए लड़ा था। तो जी। तभी सिटिंग पुलिस ऑफ कमिश्नर परमवीर सिंह थे। हुँ, तो हुँ। सिटिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, मैंने बस भगवान का नाम लेकर उनको भी एक्सपोज़ कर दिया, लेकिन कोई पुलिस आई नहीं मुझे उठाने के लिए, क्योंकि एक है, सुरक्षा कवच रहता है हमेशा। जी, तो सुशांत के टाइम पर आपको क्या लगता है वो क्या हुआ था वहाँ पर? वो क्या? फाउल प्ले था। आई थिंक वी शुड नॉट, बिकॉज़ वो बहुत ही इंटेंस टॉपिक है। आज भी 50% दुनिया ये फ़ील करती है कि उसने सुसाइड किया था, और 50% दुनिया जानती है कि उसका मर्डर हुआ था। तो मैं आप उस सोचते हैं कि मर्डर ही हुआ बिल्कुल, था? बिल्कुल मैं मानता हूँ, अच्छा। क्योंकि उस टाइम का सीन मैं बहुत ही इंटेंसली, बहुत ही क्लोज़ली फ़ॉलो कर रहा था। तब की अच्छा। गवर्नमेंट, तब की पुलिस, तब के पॉलिटिशियन, तब का बॉलीवुड माफ़िया, सबका घर में होना, और हुँ, कैसे एक बिहारी सब पर हुँ। भारी पड़ रहा था एज़ एन एक्टर, चाहे वो हुँ, धोनी हो, चाहे वो कितनी और फ़िल्म हो, वो बिल्कुल। चमक के आ रहा था, एक चमकता हुआ उनकी सितारा। कौन-सी 1-2 और भी व्योमकेश थी। बख्शी हो, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो आपके छिछोरे हो, चाहे छिछोरे उसके वाज़ अ पहले वेरी नाइस वो मूवी। जो केदारनाथ हो, जी, तो वो बहुत ही केदारनाथ। टैलेंटेड एक्टर था। यस। बहुत तो, और सुनने में आता है कि उसको इस बॉलीवुड की कई सारी डार्क सीक्रेट्स का पता चल गया था, और वो उन्हें जाकर ओपन करने जा रहा था मीडिया में, इसलिए कुछ उसे। टाइम पहले उनकी सेक्रेटरी का भी मर्डर हुआ हाँ, था। वो सेक्रेटरी, परमानेंट सेक्रेटरी नहीं थी। अच्छा। एक क्वान करके एक टैलेंट एजेंसी है, जहाँ पर बहुत बड़े-बड़े स्टार्स होते हैं, तो वो भी काफ़ी एक्सपोज़ हो गए थे, क्वान वाले भी। तो कुछ दिनों के लिए वो क्वान आपके एजेंट भेजते हैं। जैसे अगर मैं स्टार हूँ, मैं शूटिंग में जा रहा हूँ, तो मुझे क्वान वाले बोलेंगे, ओके टुडे दिशा इज़ कमिंग विथ यू एंड टुडे दिस वन इज़, तो एक राइट, राइट। स्टाफ सेट किया जाता हुँ, है। हुँ, तो हुँ। दिशा उसके साथ उनकी थी। वजह कुछ हुँ, हुआ ये बहुत मतलब उसका भी बोले कि सुसाइड कर लिया, और ये सब था, डार्क प्ले था। हुँ, खैर हुँ। हम आज उसके लिए नहीं मिले हैं, तो उसको नहीं, आधा-अधूरा ही छोड़ देते हैं, तो जैसा आप कहें, अगर या आप नहीं, कंटिन्यू करें। पुनीत बात सही है कि हमें बातें और करनी है, बट स्टिल अभी भी जब भी सुशांत की बात होती है तो हम लोग सब थोड़ा-सा सोचने लगते हैं कि वो एक ऐसा एक्टर जो बहुत ही टैलेंटेड था, एकदम कैसे चला गया? इट वाज़ वेरी शॉकिंग एंड स्टिल हमें लगता है कि वो मर्डर था, सुसाइड था, ये क्वेश्चन माइंड में हमेशा रहता तो है। सिर्फ मैं तो ही नहीं, देखिए आप। मुझे लगा कि आप सामने हैं तो वी शुड आस्क फॉर बिल्कुल, दिस मुझे तो थिंग। आज तक भी या यही लगता है ना? और कई सारे राइट। नैरेटिव्स हैं। आजकल तो जी। दुनिया ही नैरेटिव्स की दुनिया। ओह एक कोई यस। इस नैरेटिव में बह गया, एक कोई उस नैरेटिव में बह गया, तो कई सारे लोग इस नैरेटिव में बह गए बिल्कुल। थे कि सुसाइड थी, और कई लोग ये मानते हैं कि मर्डर था। अब सिर्फ मैं ही नहीं, आपका मैं गेस्ट हूँ आज आपके, तो आप भी वैसा सोचती हैं। जो कैमरे के पीछे है, मेरे ख्याल से वो भी ऐसा सोचता है। हुँ, तो हुँ। कुछ फाउल प्ले था, कुछ नहीं, बहुत कुछ। ऐसा नहीं कि दाल काली थी, पूरी की पूरी, मतलब दाल में कुछ काला नहीं था, पूरा दाल ही काली थी। आग भी काली थी, कुकर भी काला था, गैस भी काला था, सब हुँ, कुछ। हुँ, हुँ। तो तभी की पुलिस, तभी के पॉलिटिशियन, तभी के बॉलीवुड माफिया,
और तभी के वो सब आज तक दिशा सालियन के ऊपर डेट्स चल रही हैं, केस हो रहा है। तो अ, नेपोटिज्म की भी बात आई थी जी, तभी कि वो काम अच्छा कर रहे थे। क्या नेपोटिज्म वाली बात यहाँ पर भी कहीं फिट होती है? बिल्कुल फिट होती है। अच्छा। अगर आप फिट करना चाहो तो डेफिनेटली होती है, या क्योंकि वो किसी स्टार का बच्चा नहीं था बिल्कुल। और यहाँ पर कितने सारे स्टार के बच्चे चल रहे थे, ये कहाँ से आ गया बिहारी, हैं? जो हम सब पर पड़ रहा है भारी। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ एक बिहारी सब पर भारी था, वो था सुशांत सिंह राजपूत। तो उसे सोचिए, हमने भी कई जगहों से तथ्यों के साथ न्यूज़ सुनी है कि कई सारी फिल्में थी जो उससे छीन कर किसी और बड़े स्टार को दे दी गई, काफ़ी काफ़ी सारा तो कुछ आपको हुआ। क्या लगता है कि अगर आप भी अगर फ़िल्म इंडस्ट्री से होते तो आज सुपरस्टार होते? मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से हूँ। अ, मेरे पिताजी वेटरन फ़िल्म एक्टर थे, मतलब लेकिन ये फैमिली अच्छा, नेपोटिज़्म वाले ब्लॉक से अच्छा। नहीं हूँ मैं, ओके, ओके। क्योंकि शायद ये लोग जानते होंगे भाई सत्यवादी है, ये दुबई के चक्कर नहीं मारेगा, ये हमारा जो नहीं घुमाएगा हुँ। और ये थोड़ा स्वाभिमानी है। तो ऐसा ही होता है ना, 2 पंख के पंछी साथ में बैठते हैं। अभी कौवे के साथ तोते नहीं बैठते, हंस के साथ चिड़िया नहीं बैठती। हुँ। तो इन 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 कौवों को पता ही था कि ये हंस उनके साथ नहीं बैठेगा, तो मुझे इसलिए अवॉइड किया गया। उनको पता था ये बेबाक आदमी है। हाँ, हज़ूरी, चाटुकारिता नहीं, भगवान ने एक्टिंग का टैलेंट दिया लेकिन चाटुकारिता का टैलेंट नहीं दिया, और बहुत-बहुत धन्यवाद है उस परमपिता परमेश्वर का कि नहीं दिया। स्वाभिमान से जी रहे हैं। तो आप अभी भी बहुत से आउटसाइडर्स तो आ रहे हैं, ऐसी जी, बात नहीं है। अभी भी इंडस्ट्री में आपको कई दिख जाते हैं जो आउटसाइडर्स हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है या सिस्टम उन्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक़्त ज़्यादा लगाता है? कर तो लेता ही सिस्टम एक्सेप्ट तो कर ही लेगा, आफ्टर ऑल अगर वो काम अच्छा कर रहा है। लेकिन अभी कार्तिक आर्यन बीच में बहुत आ रहा था। हुँ, हुँ, अब हुँ। पता नहीं वापस कहाँ चला गया। तो सिस्टम है, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था। जी। अभी वो सिस्टम ही डिसमेंटल हो गया। स्पेशली सुशांत के केस के बाद बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर हुँ, खुलकर हुँ, आ गई, हुँ। हाँ, तो सिस्टम ही डिसमेंटल हो गया। और सबसे बड़ी बात, एक ब्रीथिंग स्पेस मिल गई, क्योंकि आर्टिस्टों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए ओटीटी मिल गया। अभी सिनेमा कहाँ है? राइट, मेरा राइट, राइट। सिनेमा हुँ, आपके फ़ोन पर आ गया, बिल्कुल, अमेज़न आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, तो आपको बिल्कुल। वो जो एक थिएटर का नशा था ना, कि माधुरी दीक्षित की एंट्री पर चिल्लर उड़ रहे हैं, हुँ, वो सब अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई तो राइट, वो चला गया। अभी आप बिल्कुल, रुपए उड़ा रहे हैं, अपनी सब्सक्रिप्शन पे करने में उड़ा रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक बात है। सिनेमा की वो परिभाषा बहुत बड़े हद तक चेंज हो गई है, हुँ, जो जो एक वरदान है हुँ, अपकमिंग टैलेंट के लिए राइट, अनडाउटेडली। जी। राइट। तो आप बिग बॉस में भी गए हुए हैं? ये गलती भी कर चुका हूँ मैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस जो था वो एक रियलिटी शो है जैसे जी, वो जी। एक्चुअल में रियल है या जस्ट स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट है? अ या कैमरा बंद होने के बाद क्या नज़र आता है, क्या होता है वहाँ दे पर? एक बीमारी है मुझे कि जो भी बोलूँगा सच ही बोलूँगा, सच हाँ, के सिवा वो कुछ ना सच बोलूँगा। सच सुनने तो के लिए ही बैठे हैं जी, हम जी, यहाँ जी। पर। तो बिग बॉस में जब मेरी एंट्री, मुझे क्यों चूज़ किया गया, एक तो मैंने तो सुना बिग बॉस में जाने के लिए लोग पैसे देते हैं, मुझे तो मुँह माँगे पैसे मिले। तो मुझे क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि कलर्स में तब मैं कुछ काम कर रहा था, 1-2 सीरियल्स में मेरा एक ट्रैक चला था जहाँ पर मैं एकदम एक साइकोटिक रोल्स कर रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब पागलपन वाले, जुनून वाले, डरा देने वाले रोल कर रहा हुँ, था। हुँ, तो मुझे वो रोल्स देकर कास्ट किया गया। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया इन लोगों ने मुझे कास्ट इसलिए किया है क्योंकि इन लोगों को लगा ये तो पागल है। अरे वो तो रोल था यार, हुँ। वो तो रोल था, तो साइको, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने बोला, "हाँ जी सर, बोलिए क्या?" बोलते, "सर आपको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री।" मैंने बोला, "बहुत अच्छी बात है, ये कर रहा हूँ, ट्रैक भी खत्म हो गया।" "कब?" बोलते, "सर 2 हफ्ते बाद जाना है।" मैंने बोला, "अच्छा ठीक है, तो क्या पैसे-वैसे दे रहे हो?" पैसे-वैसे की बात हो गई। तो बोले, "सर आपको अंदर जाकर सब हिला डालना है।" मैंने बोला, हिला डालना मतलब? मैंने कभी हुँ, बिग बॉस देखा भी नहीं था। अच्छा। वही वापस वही बात हो गई कि मेरी चॉइस है ही नहीं वो देखने की। तो मैंने बोला कि क्या हिला डालना है? बोले, "सर बड़ा ठंडा जा रहा है, कुछ अंदर जाके झगड़े-वगड़े, कुछ हुँ, पागलपन।" मैंने बोला, टीआरपी बढ़ेगा बोलके, हाँ। हाँ। तो नॉर्मल लाइफ ऐसी होती है कि अगर कोई कोने में एक लड़का किसी लड़की को रोज़ दे रहा है, तो वो नहीं देखेंगे। लेकिन अगर 4 लोग झगड़ रहे हैं, तो आँख वहाँ जाती है, ध्यान वहाँ जाता है। तो मैंने बोला, "अच्छा ये सब करना होता है?" मैंने, "चल अभी पैसे भी मिल रहे हैं अच्छे।" बोला, "ठीक है, जाते हैं अंदर।" तो मैं गया बड़ा तूफ़ानी स्टाइल में वहाँ पर, है ना। 2 दिन इन लोगों ने मेरे को फ़िल अप किया, हाँ, लफ़ड़े झगड़े करने हैं। जब फिर मैं भूल गया, मैंने बस एनर्जी दी, मैंने जंबे बजाकर महादेव के नाम से एंट्री की।
तो वहाँ पर वो मंडाना करीमी और प्रिंस मेरे सीजन जीता था, प्रिंस नरूला। हाँ, तो हाँ। प्रिंस भी मेरे को देखो, अरे पाजी आप यहाँ, मैं बोला हाँ यार मैं आ गया बस, मतलब तो ये सब हुआ। और फिर वहाँ पर बातें हुई 2 दिन, सब लोग बड़ा एक्साइटेड थे क्योंकि मैंने इतनी सारी फिल्में की हुई थी, जी। सब लोगों ने काफ़ी टाइम से मेरा काम वाम देखा था। फिर 2 दिन बाद सबकी दूसरी शक्ल दिखने लगी, जो जो फ्रेंडली थे अभी मेरी पीठ के पीछे जाकर पॉलिटिक्स करने लगे। यस। मैंने बोले ये सब क्या है, इनके सबके सुर बदल गए 48 घंटे बाद यार, ये तो मैंने देखा मंडना करीमी मेरे साथ पहले 2 दिन तो हिंदी विंदी सीख रही थी और ये सब वो सब, और वो कुछ नहीं दिखाया गया। हुँ। बिग बॉस में दिखाया वही जाता है जो 45 मिनट उनको लगता है कि ये मसाला क्रिएट करेगा, यहाँ झगड़े हुँ। हो रहे हैं, ये दिखाओ। आप समझ रहे हैं? तो वो यही सब पॉलिटिक्स हुआ। फिर मैं 14 दिन में आउट था। हुँ। उसके बाद स्क्रिप्टिंग होती है, स्टोर रूम में बुलाते हैं, बिग बॉस रूम में बुलाते हैं, ऐसा कुछ है ना जी, पैटर्न। जी, तो पता बिल्कुल। नहीं वहां पर चिट्ठी दे देते होंगे, वहां का कैमरा ऑफ करते तुम ये करो या वो करो। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ। मुझे पहले मेरा दिमाग भरा गया था और हुँ। फिर के जाके कुछ हिला डालिए। लेकिन मैं 14 दिन में आउट हो गया क्योंकि उन लोगों ने देखा ये तो कुछ हिला ही नहीं रहा है यहाँ पर, ये तो गीत संगीत की बात कर रहा है, ये तो प्राणायाम कर रहा है। मैंने सुबह उठ के प्राणायाम किया था रोज। अच्छा, एक हाँ। भी शॉट में कहीं प्राणायाम नहीं दिखाया। ओह गॉड! प्राणायाम में मैंने ओम का उच्चार ओम कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि उनको शांति संस्कार वाली चीजें चाहिए, उनको झगड़े लफड़े चाहिए। तो मैं आउट हो गया क्योंकि मैं झगड़े लफड़े बैक बाइटिंग बिचिंग ये सब यस। नहीं आता तो है वो सब क्या करना। प्रोवोक भी करते हैं कि झगड़े हों किसी तरह से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो होता है, क्योंकि आपकी वहां पर मील को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, आपको 2 परोंठे ही मिलेंगे। आपका मन है 4 खाने का, लेकिन कुछ ऐसा होगा उनकी कुछ साइकोलॉजिकल, हाँ। आपको जब फ्रस्ट्रेशन हो कहीं वो न कैसे कहीं। तो बिल्टअप करते हैं। क्योंकि बिल्कुल। जब कास्ट हो रहा था तो एक साइकोलॉजिस्ट आया था, हुँ। जो मेरी मैनेजर थी, बिग बॉस ने दी थी, वो लड़की का नाम बोल रहा हूँ मैं। तो वो मेरे को रीड कर रहे थे, अच्छा ये सोच है इसकी, ये सोच है, वो सोच है, अच्छा ठीक है तो कैलकुलेट करते बोले हाँ इसको भेजो। हुँ। तो आपका वो इंटरव्यू लेंगे और हुँ। देखेंगे, साइकोलॉजिस्ट देखेगा इसकी साइकोलॉजी ऐसी है। फिर वो मेरा इंटरव्यू लेंगे, बोले इसकी साइकोलॉजी ऐसी है। तो बोले अच्छा ये पूनम की और पुनीत की साइकोलॉजी अलग है, इनका क्लैश होगा, चलो इन दोनों को साथ में हाउस में डाल दो। हुँ, तो ये हुँ, अभी हुँ, टैलेंट की जब बात हुई तो वहां पर मैं सारे टास्क, फिजिकल टास्क या टैलेंट की जो टास्क थी सब जीता। हुँ। मैं पहले भी किसी जगह कह चुका हूँ, तो मेरा ना एक टास्क था वहां पर, अमन वर्मा मुझे एज अ प्रोडक्ट बेच रहा था। एक टास्क आया कि जैसे आप प्रेजेंटर हैं और मैं प्रोडक्ट हूँ, ओके। ठीक है। हाँ। तो आपको प्रेजेंट करना, सब लोग की जोड़ी बनाएगी, प्रेजेंटर बनाया गया और प्रोडक्ट बनाया गया। तो जी। मुझे अमन अमन वर्मा ने बेचा एज अ प्रोडक्ट। तो वो राइट। जानता था मेरे पिताजी एक्टर हैं, वो जानता था मैं थोड़ी बहुत सिंगिंग करता हूँ, वो जानता मैं थोड़ा स्टंट्स करता हूँ, वो जानता मैं एक जुनूनी एक्टर हूँ। तो उसने मुझे मार्केट किया। 13वें, ये 13th डे था बिग बॉस का। ये है पुनीत, इन्हें विरासत में अभिनय मिला है, इनकी आवाज़ ऐसी है, ये स्टंट भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, ये सुनिए इनका गाना। तो मैंने गाना गा दिया, बिग बॉस हाउस हिल गया। फिर ये स्टंट देखे तो बहुत 10 फुट पे बॉटल थी, मैंने उसको लात वात मारी। फिर उन्होंने कुछ एक्टिंग का बोला तो मैंने वो 5 तरीके से एक्टिंग वैक्टिंग कर दिया। तो फिर वो मेरे को पता था कि उस दिन या अगले दिन मैं आउट हो जाऊंगा, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है। तो फिर मैं अगले दिन आउट हो गया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि वाइब सारी इतनी चेंज हो गई थी। तो फिर मैंने बोला यार पता है क्या, जो भी था ये लोग अजीब लोग थे, जितने भी हाउस में एकदम से दोस्त बन के 48 घंटे में मेरे दुश्मन बने वाला दुश्मन जो बन भी गए। है। हुँ, एटलीस्ट बॉम्बे में, इंडिया में सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं टैलेंटेड इंसान हूँ। हुँ, मेरे अंदर गीत है, संगीत है, डांसिंग है, स्टंट्स है, आवाज़ है, एक्टर का बेटा हूँ, मेरी मैं वैरायटी दे सकता हूँ मेरे डायरेक्टर को। ये तो पूरा 5 या 6 घंटे पूरा शूट हुआ था। अगले दिन उसको टेलीकास्ट होना था। मैं घर पहुंचा, उसी दिन मैं आउट हो गया था। मैं घर पहुंचा, चलो मैं बोला चलो यार एक तो पता चलेगा लोगों को टैलेंट। वो पूरा का पूरा एपिसोड ही कट। उड़ा दिया गया, ओह माय गॉड! जहां पर मैं एज अ टैलेंटेड पर्सन पेश हो रहा हूँ, पूरा का पूरा एपिसोड उड़ा दिया। जरीन खान किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई हुई थी, कोई तो थी फिल्म में। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर मैंने बोला ये है भाई पॉलिटिक्स यहाँ पर। हुँ, तो हुँ। ये जो चैनल चाहता है, जो भाई चाहता है, वो ही आगे बढ़ेगा, बाकी कोई यहाँ से बढ़ नहीं सकता। मतलब रियलिटी शोज़ बस रियलिटी शोज़ नाम मात्र के नाम होते हैं। मात्र होते हैं। अंदर से सब में ये स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ। बिल्कुल। एंड दिखाना वो यही चाहते हैं जो यूथ देखना चाहता है। कहीं न कहीं हमारा यूथ नहीं है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल। यूथ को सारी नेगेटिव चीज़ें देखना पसंद है। अभी जैसे बात करती हूँ, अभी ये जो प्रोटेस्ट हुआ हमारे ये कंट्री कॉकरोचों का। कॉकरोचों का। तो इसमें भी जो
जो रियल स्टूडेंट्स थे वो कम थे। ज़्यादातर वहाँ पर जो रात को ऐसे सेशंस होते थे कि गालियाँ दो, जिस जिस तरह से पीएम को गालियाँ दी गई और बहुत कुछ हुआ वहाँ बिल्कुल, पर, बिल्कुल। जो एक्चुअली हमारे देश का कल्चर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तो आपने। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे यूथ कहाँ जा रहा है? किस राह में, क्या हमें इस तरह के शोज़ बनाने चाहिए जहाँ पर झगड़े दिखाए जा रहे हैं? और मैं ये सीजेबी वाली बात को भी, दोनों को एक साथ में लेकर चलना चाह रही हूँ कि कहीं न कहीं हमारा जो यूथ है, वो चाह भी यही रहा है, वो खुश भी इसी चीज़ में होता है। उनको पर उनको अच्छी बातें करना पसंद नहीं हो कोई जैसे। आध्यात्म की बात नहीं करेगा, नहीं, कोई गीत संगीत की बात। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी बहुत कुछ गलत बोला। मैं ये नहीं कहती, हर धर्म को हमें सम्मान देना चाहिए, लेकिन आप अपने धर्म को कैसे इस तरह से इतना अपमानित कर सकते हो? दैट वाज़ रियली बैड। तो भारतीय से कॉकरोच बन गए ये लोग। तो मैं यही कहता हूँ, मैं कोई देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आंखें खुली हैं और दिखता है जी, कि जब 12 साल से बीजेपी है, एयरपोर्ट्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, रोड बनी है, हॉस्पिटल्स बने हैं, ये चंद्रयान चला गया, ये वो दुनिया में नाम हो रहा है। मोदी जी जाते हैं तो बड़े बड़े शेख अरबों खरबों अरबों मतलब उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। हमारा एक प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल, एक ऐसे ऑरा के साथ है। तो बिल्कुल। यही तो प्रॉब्लम है राक्षस वृत्ति वाले लोगों के लिए। तो मैं हुँ, यही कह रहा था कि सीजेपी, हुँ। कॉकरोच जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको जीवन में कॉकरोच बनना है तो आप सीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको जीवन में भारतीय बनना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए। जी, आपने कल्चर की बात की, भारतीय जनता पार्टी की वजह से अब थोड़ा हिंदू अपनी संस्कृति को टच जान कर ले पा रहा रहा है है। वापस। बिल्कुल, बिल्कुल, जान पा रहा है हमारी संस्कृति बिल्कुल, के बारे में, हमारे संस्कार वापस खुल कर आ रहे हैं। नहीं तो हम बिल्कुल। क्या बन गए थे? क्या आपको पता है सरस्वती जयंती कब है, नारद जयंती कब है? हमको पता ही नहीं। हुँ, क्योंकि 350 साल मुगलों ने राज किया, 250 साल अंग्रेजों ने राज किया, तो हमारा तो कल्चर डूब ही गया। बिल्कुल। चाहे वो खिलजी हैं, चाहे वो अलाउद्दीन, कितने भी लोग हैं, उन्होंने आकर हमारे कल्चर को खत्म करना चाहा। आज ज्ञानवापी क्या है? ऐसा थोड़ी है कि आपको मंदिर में से मस्जिद मिला है। आपको तो मस्जिद जो ऊपर दिखा उसके नीचे मंदिर ही था ना। ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि मस्जिद मतलब मंदिर के नीचे मस्जिद था। तो बिल्कुल। हमारी सबसे प्राचीन संस्कृति है। जी, और ये ज्ञानवापी का और भोजशाला का बहुत बहुत धन्यवाद है परमात्मा को और जी। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि हमें वो सरस्वती माँ का मंदिर है, राजा भोज। तो ये जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ है, मैं पहले अंडरलाइन करता हूँ कि सारे मुसलमान बुरे नहीं होते और सारे हिंदू अच्छे नहीं बिल्कुल, होते। तो बिल्कुल। ये फैक्ट है। लेकिन ये जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ है, जो गजवाए हिंद, ये फैक्ट है। हुँ, तो ये हमेशा ओवरटेक करना चाहा है हिंदुस्तान को। और हिंदू अनफॉर्चुनेटली बटा हुआ है। कोई हुँ। महादेव की भक्ति में बिजी है तो वो कृष्ण वाले की भक्त को टेढ़ी आंखों से देख रहा है। तो कोई दुर्गा की भक्त है तो वो महादेव की। तो ये भक्ति मार्ग है। हुँ, भक्ति मार्ग से हम अपनी श्रद्धा, मस्ती, विश्वास बढ़ा सकते हैं, लेकिन फाइनली तो वो हमारे वेद हज़ारों हज़ारों साल पहले, जब कोई अब्राहमिक रिलीजन इस धरती पर आया नहीं था, उसके हज़ारों साल पहले के वो निराकार ब्रह्म है। जी, बिल्कुल, एक निराकार ब्रह्म है, वो ऊर्जा जो है वो निराकार है। तो ये तो वेद कब के कह चुके हैं। बिल्कुल, तो अभी बिल्कुल। ये सारे समय काल ऐसा चला है कि लोगों को अवेयरनेस हो रही है। हुँ, और ये जो अवेयरनेस हो रही है कहीं ना कहीं, समय, ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ला रही है अवेयरनेस, समय ऐसा चला है कि बीजेपी जैसे लोग आए, रील्स वायरल होने लगी, सोशल मीडिया आने लगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, लोगों को पता चल गया कि हदीसों में क्या लिखा है, और लोगों को पता चल रहा है कि भागवत गीता में क्या लिखा है, लोगों को पता चल रहा है बाइबल में क्या लिखा है, लोगों को पता चल रहा है कि सबसे प्राचीन रिलीजन कौन सा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, आंखें खोल रही हैं। और मोदी जी सेंटर में हैं, तो ये सीजेपी जितने कॉकरोच हैं राक्षस वृत्ति वाले, वो यही सोच रहे हैं ये जो दिया है ये तो उज्ज्वलित उज्ज्वलित उज्ज्वलित, और ये जो अंधेर भरे लोग हैं ये उस दिए के ऊपर अपना अंधेरा लाना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन परमात्मा की कृपा है, ये ज्योतिर्लिंग की धरती है। ये हमारी माताओं और बहनों ने इतनी पूजाएं प्रार्थनाएं की हुई हैं कि सकारात्मकता और हुँ, धर्म अभी भी हुँ, चल रहा है। बिल्कुल, अभी आप इस प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं तो अभी सारा हो गया। धर्मेंद्र प्रधान को जिस कारण वर्ष भी उनको इस्तीफा इस्तीफ़ा उनको मिल दे गया, दिया, लेकिन बिल्कुल, अभी भी वो कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है। ये लोग चाहते हैं कि सिस्टम गिर जाए मोदी का। बिल्कुल,
ये जितने भी ऑपोजिशन वाले आपके आम आदमी पार्टी या ये जो भी, ये मेरा नजरिया है, और अगर आप बिल्कुल। बिल्कुल कह रही हैं तो सहमति भी मिलती है मेरी सोच को, ये लोग भारत विरोधी लोग हैं, हुँ, ये सनातन विरोधी लोग हैं, राइट, हाँ, तो ये बीजेपी विरोधी लोग हैं, ये संस्कृति विरोधी लोग हैं, तो ये लोग बस अटैक करना चाह रहे हैं एक आदमी को जो भारत की संस्कृति वापस जागृत कर रहा है, जो राइट। भारत का कल्चर वापस ला रहा और है। इसमें बुराई क्या है? नहीं बोलो, अभी देखिए। अब इसमें बुराई ढूँढी जा रही बिल्कुल। है कि आप हिंदू संस्कृति को की बात क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ पर आपको काटना चाह रही हूँ, नहीं, नहीं, मतलब प्लीज। एक बात कहना चाह रही हूँ। देखिए, यूथ हमारा गलत बोला। मैं तारीफ़ करती हूँ मुस्लिम्स की, उनके यूथ ने कभी अपने धर्म की बुराई नहीं करी। बिल्कुल। तो हमारे हिंदू क्या हो गया? कहाँ भटक गए, जो अपने हिंदू धर्म के अगेंस्ट गलत-गलत भी बोले हैं इस प्रोटेस्ट में ही। वो बहुत दुःख लग रहा था और अपने धर्म को सब अपनाना, बड़े गर्व के साथ में उसकी बात करनी चाहिए और यहाँ पर उल्टी बात हो रही थी, जो थोड़ा-सा दर्द दे रही नहीं, थी। बिल्कुल, मुझे भी, मैंने भी कुछ रील्स जी, देखी, तो ये समुद्र बिल्कुल। मंथन की तरह था, पहले सब विष निकला, हमें भी हुँ, लगा यार वाक़ई मोदी ने कुछ गलत कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद आपको पता एग्ज़ैक्टली, चला कि सब सत्य निकल कर आया। बिल्कुल, मैं तो हाँ। बोलता हूँ पूनम, इस पर एसआईटी बिठानी चाहिए, जो बच्चों ने किया है वहाँ पर, हुँ, दे वर नॉट नॉर्मल, आई एम श्योर दे वर ऑन किसी प्रकार के ड्रग्स पर थे ये लोग। आई डोंट नो, मेरे को आई तो लगता है रियली जो मैंने डोंट नो विजुअल्स देखे दैट, हैं, मतलब ये इट एक वाज़ एक्चुअली स्कैरी। तो इट्स व्हाई स्कैरी, बिकॉज़ ये लोग पूरे चंडाल बन गए थे, पागल हो गए थे, क्योंकि फंडिंग आई है। कौन है हुँ, दीपके-फिपके, कौन है ये लोग? एग्ज़ैक्टली। अभी वो सौरभ दास, पता चल गया उसके डैडी नेपाली, वो इंडियन ओरिजिन का भी नहीं है। हुँ, अभी हुँ, कल हुँ। मैंने उसकी तथ्यों के साथ रील और वो देखी। कहता है गालियाँ देना कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्या हो गया अगर उनको थोड़ी गाली दे दी तो क्या देखिए, हो गया? देखिए नैतिक आँखों से जो सही है और नैतिक आँखों से जो गलत है, लेकिन वो गलत वाले को अगर लगा कि मैं सही हूँ और सही गलत है, तो सारी कन्फ्यूजन तो वही होती है। बिल्कुल, अनंत काल से चलता आ रहा है कि राक्षस को लगता है वो सही है, इसलिए वो देवता के साथ फाइट कर रहा है और देवता बिल्कुल अपने ठीक डिफेंस में। तो यही हुआ, 21 बच्चों ने अपनी जान खो दी क्योंकि ये पेपर लीक हुआ, आत्महत्या की। बिल्कुल। मैंने तो एक माँ या एक बाप भी नहीं देखा कि वो मेरी। वहाँ पर खड़ा हो स्टेज पर, जिसको लेकर आप खड़े हो एंड तुम रात को पार्टी कर रहे हो, एक बच्चा जो जिसने जान दी थी उसका सड़क पर नीचे उसका वो फ़ोटो पड़ा हुआ था। एक किसी ने उठाकर कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये नीचे पड़ा था और तुम सौरभ दास वग़ैरह ये दीपके वग़ैरह पार्टी कर रहे थे। आप लोगों ने अगर सच में उन बच्चों के लिए था ना, हमें था दर्द। हमें बिल्कुल, सच में दर्द बिल्कुल, है उन बिल्कुल। बच्चों के लिए और पेपर लीक नहीं होना चाहिए। आई आई टोटली एग्री। लेकिन अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेके आपकी जीत थी ना, आपकी असली जीत तब होती जब आप उन बच्चों के परिवारों के पास जाते उस टाइम बिल्कुल। पर। और पर 4, उनको 500, 700 लोग गले ही हो लगा सकते थे। के कि हमने ये काम कर लिया, आज हमारे दिल को तसल्ली मिली। आप तो पार्टी कर रहे हो, बंद बिल्कुल, कर रहे थे। क्योंकि फंडिंग मिल रही है ना। बिल्कुल, ये हाँ। जब बांग्लादेश का सीन हुआ था, जब जी। उनकी प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से भागना पड़ा, जी, जी, जब बिल्कुल, हाँ। नेपाल का ये सीन हुआ था, तभी ये सारे आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले सब बोल रहे मोदी एक दिन तेरा भी यही होगा। अरे माँ, एग्ज़ैक्टली ये बोल रहे थे। तो अभी भी बोल रहे थे। तो ये क्यों होगा? मोदी तो प्रगति कर रहा है देश की, एग्ज़ैक्टली जो क्या अच्छे चाहते हैं? यूथ को काम मिल रहा है। अभी गुंडों को काम नहीं मिल रहा ना, वो गुंडे गुंडागर्दी करने में तुला है। कुछ ब्रेन वॉश भी किया गया बहुत है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और देखिए, ये सारे जितने भी बच्चे हैं, हम लोग ना बैड वर्ज़न ऑफ द वेस्ट बनकर रह गए हैं। हुँ, हमारी संस्कृति कुछ और है, हुँ। जो मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दी। हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। 4 साढ़े 4 साल पहले मेरी आँखें खुली है कि भैया मैं एक वशिष्ठ हूँ, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरे कुल हैं, ये मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे वंशज हैं। हम उसके पहले तो हमने सोचा ही नहीं। हम राइट। तो न्यू ईयर पार्टी और क्रिसमस पार्टी और आंटी के घर से बिरयानी आ रही है, ये सब। अभी मैं वेजिटेरियन बन गया हूँ, 4 साल हो गए हैं इस बात को, और काफ़ी जीवन में परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि उस एक ही एक परमपिता परमेश्वर को बोलता, तू मार्गदर्शन दे। अभी हम मार्गदर्शन ही बच्चों को देने वाला शैतान है, जो हुँ, मोदी को गिराना चाहता है। मोदी बिल्कुल। को क्यों गिराना चाहता है? क्योंकि इनको राज करना है। मोदी कौन है? एक साधारण इंसान जिसने एक विजन देखा विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, वो आगे बढ़े। जितने भी परिवारवाद वाले हैं, चाहे ये राहुल गांधी हो, चाहे वो ये यादव हो, चाहे वो जितने भी लोग, वो लोग फड़फड़ा रहे हैं, वो लोग पागल हो रहे हैं। कहाँ आदमी सबका, अरे हमारा है देश,
राहुल गांधी तो बोलता ही होगा ना, अरे क्या इसको नीचे निकालो, मेरे माँ का देश है, मेरे बाप का देश है, मेरे दादा का देश है। तो ये परिवारवाद इतना जहरीला है हमारे देश के लिए, उस जहर को काटा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और फिर वापस जो राक्षस उबल उबल कर मतलब वापस अटैक करना चाह रहा है। तो मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कुछ हाँ सेकंड जी। का। ये दिया है, एक दिए की जोत ऐसी होती है, जी। ये जल रहा है 12 साल से, रोशनी फैला रहा है, हुँ। इतना भी फड़फड़ा है ना, इतना तो सारे ऑपोजिट बोलते फड़फड़ाया, एक फड़ तो एक गलती भी नहीं कर सकती रूलिंग पार्टी। बताओ। तो आप सोचिए, सब हुँ। विकसित हो रहे हैं, सब इवॉल्व होते हैं जीवन में। जी। हमने अपनी आंखों से देखा है कितने एम्स खुल गए हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि वो जैसे हमने बोलते पहले रेप बहुत हुए, तो रेप तो पहले भी निर्भया कांड जो हुआ था वो तो 2012 में हुआ था। उससे ब्रूटल कोई बिल, रेप हुआ बिल, होगा? बिल्कुल। हाँ? हम संजय गीता का जो केस था, जिसके ऊपर अभी एक सीरीज़ भी आई राख जी करके, जी 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 तो जी। वो तो बहुत पुराना केस था तब बिल्कुल। और मेरे उसको ख्याल गलत से पोर्ट्रे किया है सुना मैंने, अ, वो मुझे नहीं पता। जिसमें अली फजल है मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो हाँ उसको जी। पोर्ट्रेयल गलत दिया उसको। ओके, अभी हाँ। बीच में वो कोई आई थी, कौन सी आपका सतलुज, हाँ जी, तो सतलुज भी उसमें आई। भी क्यों बैन किया उसको? क्योंकि उसको ऐसा कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करी थी कि इंडिया गलत है। अरे तुम पहलगाम में आकर गोली मार दोगे क्योंकि कलमा नहीं पढ़ना आता, क्योंकि मुसलमान नहीं है, तो हम पानी ना रोकें? हुँ। तो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ ना, मोदी जी की सबसे बड़ी गलती क्या है, वो बहुत ही लीनियंट है। उनकी माँ को आकर लोगों ने गाली दी है, और उन्होंने उनको माफ़ आकर कर दिया। उन्होंने माफ कर दिया। क्यों? खत्म करो, ये सब देश विरोधी है, ये सब सनातन विरोधी है। सनातन एक ही धर्म है जो सारी दुनिया को सही राह दिखा सकता है, उसमें भी कमियां हैं। ठीक है, अगर आप कहीं गलत चले गए, आपको कोई गलत गुरु मिल गया, तो आपको गलत राह मिल सकती है, लेकिन आध्यात्म भी सनातन से आता है। जरा कोना पकड़िए, जरा बैठिए, जरा देखिए अपने आप को साक्षी रूप से, इस जीवन को सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। सबसे बड़ा आध्यात्म, सबसे बड़ा धर्म यही है कि नैतिक आंखों से आप ये जान लो कि सही क्या है और गलत क्या है यार। बिल्कुल तो ठीक। सीजेपी वालों को ये लग रहा है कि वो लोग सही कर रहे हैं, तो हुँ। नैतिक आंखों से तो ये गलत ही है ना। बिल्कुल। और फिर नरेटिव्स हैं, सोशल मीडिया है, इनको हीरो बनाया जा रहा है, फॉरेन फंडिंग है, ओमान कतर से पैसा आया है। हुँ। तो ये सारा तो मतलब दे जस्ट ट्राइंग टू कि एक आदमी इंडिया को ऐसे ऊपर लेकर जा रहा है। ये लोग इंडिया को ही खत्म करना चाहते हैं, ये लोग हिंदुस्तान की संस्कृति को ही खत्म करना चाहते हैं। सनातन संस्कृति, वेद, उपनिषद, दर्शन, भागवत गीता, और ये सारी चीजों को तुम खत्म कर देना चाहते हो, और इसको एक किताब की दुनिया बना देना चाहते हो। मैं वापस रिपीट करता हूँ, हर मुसलमान बुरा नहीं होता और हर हिंदू अच्छा नहीं होता, लेकिन ये जो सोच है, कट्टर इस्लामिक सोच, कट्टर क्रिश्चियन वाली सोच, जो मतलब ये लोग मिशनरीज जो करते हैं, एक एक चावल की बिल्कुल। बोरी में आपके हिंदू अपना मजहब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भी गलती ना, कि तुमने हिंदुओं का ख्याल नहीं रखा। हुँ। वक्फ बोर्ड है लेकिन आज तो कोई सनातन बोर्ड नहीं है। तो हिंदू भी बहुत गहरी नींद सोया हुआ था बहुत हुँ। सालों से। ये हुँ। सारी कुछ चीजें हो रही है समय काल में, तो अच्छा है हिंदू जागा है। हमें बिल्कुल। स्ट्रिक्ट लीडर, लेकिन अगेन वापस आऊंगा, मोदी जी आई थिंक आप बहुत लीनियंट हो। ऑपोजिशन हो रही है, जितने भी गलत नैरेटिव फैलाने वाले उनको तानाशाह बोलते हैं, जबकि वो है नहीं। वो कहीं से भी नहीं है। मैं बोलता हूँ प्लीज महाकाल बाबा, माता रानी, ऐसी कि इनको तानाशाह बना दो, हिंदुस्तान को बचा दो। यू नो क्यों नहीं? बहुत लोगों ने बोला है कि आपने क्यों नहीं दिखाई डिक्टेटरशिप? थोड़ा-सा अ, उन लोग सब ने बोला कि बच्चों को माफ़ कर दो। उन्होंने ठीक है, एक बड़े बाप की तरह, जैसे बाप को होता है कि अपने बच्चों पे प्यार आता है, कहीं न कहीं हमारा देश इमोशनल भी बहुत है। हम लोग इमोशंस के साथ में जीते हैं। हाँ, कुछ इमोशन आउट शायद ऑफ वो कंट्रोल भी हो जा मोदी रहे जी हैं। के ऊपर भी हावी हुए, उन्होंने भी बच्चों को शायद इसीलिए माफ़ कर दिया। वी कैन से ये एक अ, सनातन की ना बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, जो हम क्षमा, सहिष्णुता इसमें हुँ। रहे हैं ना, जी, जी, तो जी। ये नहीं नहीं, उसका कर्म उसके साथ, है ना, हाँ। नहीं नहीं, माफ कर उसको। आज हमारे पास एक राष्ट्र नहीं है हिंदू के नाम पे। माफ कर, माफ कर। आपको पता 1860 में अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक ब्राह्मण आदमी था, नंद कुमार टीकू। तो कौन सा कट्टर इस्लाम खा गया अफगानिस्तान को, जो एक हिंदू नहीं है वहां पर आज? गॉड। पाकिस्तान क्या था? पंजाब ही था ना। हुँ। 80 साल पहले हिंदुस्तान ही था ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कैसे खा गया? यहाँ से बांग्लादेश खा गया। ये तो मैं वापस आई थिंक आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, ये हमारी माताओं बहनों की पूजा प्रार्थना और ये शिव शक्ति की कृपा, देवी देवताओं की ये धरती है जो आज तक हम बचे हुए हैं। बिल्कुल। तानाशाही वाले मोड में आना पड़ेगा, और जितने भी एंटी भारत हैं,
जितने भी एंटी सनातनी है उनको सिर्फ अभी शास्त्रों के हिसाब से क्षमा नहीं, शस्त्रों के हिसाब से भी एक लेसन सिखाना पड़ेगा, बहुत और ज़रूरी मुझे है। लगता है अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग जैसे करते हैं ना, तो कहीं न कहीं अपने धर्म के बारे में उन्हें बचपन से बताना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए मैं ना पूनम एक हाँ। बात भी कहता हूँ कि सनातन के लिए सनातन एक अनंत समुद्रों जैसा है। हुँ, आपके पास यहाँ गीता भी है, उपनिषद भी है, वेद भी है। तो जो इंसानी जन्म का, मनुष्य जन्म का यही है कि आप इवॉल्व होते रहें, होते रहें, होते रहें और आप आत्मा परमात्मा सनातन का मतलब क्या होता है? जो था, जो है, जो रहेगा, जो बिल्कुल। शाश्वत है। तो सनातन केवल 2 ही चीज़ें हैं, आत्मा और परमात्मा। हुँ, हमारे जीवन का उद्देश्य है उस परमात्मा से एक हो जाना, बिल्कुल। मोक्ष पथ मिल जाना, जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकल जाना। जी। ये तो अगर मैं किसी यंग बच्चे के आगे बोलूँगा, बोल रहे ये तो पागल है। ये क्या बोले, कम ऑन लेट्स हैव अ ड्रिंक। अभी हमारे घर में ही, हमारे ही घरों में भाई बहनों के बच्चे नहीं, उनको पता ही नहीं गीता क्या है, उनको पता ही नहीं उपनिषद क्या है। बिल्कुल, मैं उनको यही पता तो कह रही हूँ बच्चों को शुरू बिल्कुल से। करना चाहिए, लेकिन वो ही ना अनंत समंदर है सनातन, तो भैया किस पर फोकस करें? वेदों पे फोकस करें कि आप उपनिषद पे फोकस करें? मैं तो 50 जन्म ले लूंगा, पूरा सनातन को नहीं जान पाऊंगा। इसलिए सनातन का ही एक हिस्सा है आध्यात्म, हुँ, एक आत्मिक लैंग्वेज होती है, आप कोना पकड़िए। सबसे बड़ी बात होती है जिसमें शब्द नहीं होते, जब आप परमात्मा के साथ बात जी। करते हैं हुँ, कि ईश्वर तू मेरे को मार्गदर्शन दे, मैं एक मिट्टी का पुतला हूं, मैं एक दिन, ना आपका कुछ है पूनम, ना मेरा कुछ है, ना अंबानी का है, ना अडानी का, ना मोदी का है, कुछ बिल्कुल। भी किसी का भी नहीं है जीवन में, तो उससे मार्गदर्शन मांगना कितना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि वो जो ऊपर बैठा भगवान है वो उर्दू समझता है या हिंदी समझता है या तेलुगु समझता है, मलयालम समझता है, वो तो आपकी भावना की भाषा समझता है। जरा भावना के साथ बैठिए, जरा उसको याद कीजिए। एक जमात में भेड़ बकरी बनकर मत किसी मौलाना से सीखिए, या एक भीड़ में किसी साधु के पीछे हो, क्या पता वो साधु ही करप्ट हो, क्या पता मौलाना ही करप्ट हो, अभी तो सब निकल कर आ गया। जरा बिल्कुल। अपना वक्त निकालिए, वो जरा कोना निकालिए, मेडिटेट कीजिए। वो जो बिना शब्द की सबसे पावरफुल टॉक है, वो ईश्वर से जरा बात कीजिए, मार्गदर्शन मांगिए। आई बहुत थिंक खूब। हमारे बच्चों को इस दिशा में जाना चाहिए, खुद भी टाइम स्पेंड करना चाहिए एकांत में, बिल्कुल, ताकि वो बोलते हैं ना हायर सेल्फ फिर बात करता है आपका। बिल्कुल। हमारा कभी नहीं किया, 45 साल की उम्र बात कर रहा है, तो शायद ये पॉडकास्ट जो लगेंगे लोग, आई थिंक वो एक कोना पकड़ेंगे और बोलेंगे यार ये पुनीत और पूनम क्या बोल रहे थे, जरा मैं भी बैठूं कोने में। तो पहले विचार आएंगे, विचार टर्बुलेंट होंगे, अपने विचार को देखना है, बिल्कुल ठीक। अपने विचारों को देखो ड्रामा में, फिर आपकी हायर सेल्फ से हाँ। बात होती है। हाँ, क्योंकि कहीं आप ऐसा करके जो आप आजकल का यूथ कर रहा है, कहीं अपना ही फ्यूचर वो कहीं खतरे में ना डाल दे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अगला जन्म भेड़ बकरियों का, जानवर सांप बिच्छू का मिलेगा, ऐसे पागलपन कर अगले रहे हैं लोग। जन्म की बात छोड़िए, अभी इसी जन्म को खराब ही खराब कर रहे हैं कर वो तो, देंगे वो। वही ना। इसी जन्म अपना फ्यूचर ही खराब कर देंगे। कर्मों के हिसाब से ही जन्म जी, होते हैं ना। अगर बिल्कुल। आप वो सनातन एक हो गए ईश्वर के साथ, तो आप मोक्ष पथ पर चले गए। आप कम से कम जरा जरा वही वापस बात उस पर आ गई कि नैतिक आंखों से, फ्रॉम एन एथिकल मॉरल पर्सपेक्टिव, सही और गलत क्या जान तो लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक वही बात है। वही है जी। सो कमिंग बैक टू इंडस्ट्री जी अगेन। जी जी, जरा अध्यात्म की सैर जरा लंबी हो गई, लेकिन आई नहीं, गेस नहीं, इट यही वाज़ उसकी वेरी इच्छा थी। नाइस, करनी भी जी ज़रूरी जी जी, थी। बहुत जरूरी है। जी, तो सलमान खान के साथ भी आपने काम किया है? जी, मैंने बिग बॉस किया और फिर बिग बॉस सलमान को में। एक गाने के लिए ट्रेन किया था जब मैं अहमद खान का असिस्टेंट था। अच्छा, अच्छा। तो सलमान खान के साथ भी कोई आपकी ऑफ कैमरा ऐसी बात हुई थी? मैंने कुछ सुना कि जो ऑडियंस को नहीं पता है। मैं नहीं, चाहती हूँ पता चलनी चाहिए। मैं ना एक्चुअली एनडी स्टूडियो गया हुआ था, मैं हाँ लोनावला जी। घूमने गया हुआ था, तो वहाँ पर इनकी कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एनडी स्टूडियो में सलमान की एक प्रॉपर्टी भी है, तो मैं वहाँ पहुँच गया। अनुपम खेर साहब, मैं उनको अपना गुरु, अपना बड़ा भाई और अपना मेंटर मानता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि आप क्या बनना चाहते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या अनुपम खेर, तो मैं बोलूँगा मैं अनुपम खेर बनना अनुपम चाहता खेर अभी हमारे यहाँ आए थे। हूँ। हाँ, यस, अनुपम खेर का प्ले हमने कराया था, अपने क्लब में हाँ, कराया था। मतलब आगरा ब्यूटीफुल। में, आगरा को दिया हमने, कुछ भी जाने हो सकता है। पहचाने अनजाने। कुछ भी हो सकता है, जो उनका अच्छा, पहले कुछ वाला जी है। जी, उनका जो प्ले है। वो प्ले कराया था हम्म, और वो हमारे घर भी आए, हमारे हमारे बढ़िया। साथ खाना खाया, मतलब मज़ा आ गया था गुरु उनसे गुरु मिलकर। आदमी है, ही इज़ सच अ साक्षात गुरु। वंडरफुल पर्सन, मतलब सच अ वंडरफुल। वंडरफुल इज ऑल्सो स्मॉल वर्ड फॉर, तो यस, मेरा बर्थडे, सिर्फ एक ही एक्टर आए थे इस पूरी इंडस्ट्री से, मैंने उनको बुलाया था और उन्होंने मतलब मेहरबानी की मुझे आकर। सो मैंने नाइस। हवन रखवाया था, तो आकर मेरे हवन में आहुति डाल कर गए, वो मेरा वाओ! सौभाग्य, हाँ। कि मुझे मेरे बर्थडे के दिन उनके पैर छूने को मिला। आई लव हिम। और मैं उनके पैर छूता हूँ, ऐसे यूथफुल है कि बोलता है यार तू तो मेरे को बुड्ढा बना रहा है, मतलब
इतने अमेजिंग आदमी और बहुत, इतने संस्कारी, बहुत इतने ज़्यादा। भारत भूमि के साथ जुड़े ओह हुए, यस! और उनको गालियां मिलती हैं उनके पेज पर। कई बहुत सारे ज़्यादा कॉकरोच हैं, ट्रोल किया जाता कई है, सारे कॉकरोच हैं। बहुत ज़्यादा ट्रोल किया तो जाता है। ठीक है, जब जी, भाई एक सिद्धि विनायक नामक हाथी जब चलता है तो हजारों कुत्ते भौंकते हैं, उस हाथी मुड़ मुड़ के कुत्तों को थोड़ी देखेगा, वो अनुपम खेर है बिल्कुल। जो चलते जा रहे हैं अपनी सीध के साथ ईश्वर की क्या कृपा में। मतलब शिखा बैठी है यहाँ पर, हमने इस बारे में बात करी थी, उन्होंने एक बाइट दी थी और उसमें इतना ट्रोल किया जा रहा, और मैं पहली बार सुन रही थी तो मुझे लग रहा था सर को क्या लगेगा, क्या बोल रहे हैं लोग? फिर उन्होंने एक बार बताया कि मुझे तो बहुत ज़्यादा, मतलब लोग जो अच्छा काम करे उसको ज़्यादा बुराई सुनने को क्योंकि मिलती है। उनको उनका बुरा अच्छा लगता है। बिल्कुल, और हाँ। अभी हमारा जब पॉडकास्ट रिलीज होगा तो अब मैंने यहाँ माता रानी महादेव का नाम लिया तो अल्लाह का नाम लेने वाले हमको ट्रोल करेंगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ ये। तो देखिए, मुगलों आने के पहले कोई यहाँ मुसलमान था ही नहीं। बिल्कुल। हर मुसलमान को अपना ईगो पीछे छोड़कर वो नॉनवेज का जो इसको काटो इसको खाओ, वो जरा जुनून पीछे रखकर आत्मिक बनना है और उससे अपनी रूट्स के वापस जाना है। बहुत सारे लोग घर वापसी कर रहे हैं। अभी बिल्कुल। जौनपुर की कहानी मैंने सुना, तो इस्माइल हुसैन दुबे और ये सब वहां पर जौनपुर में एक पूरा गांव, उन लोग बोले हाँ यार हमको पता है कि हमारे दुबे थे, मिश्रा थे, चौबे थे, तो उन्होंने वापस नाम रख लिया। लेकिन जिसमें ईगो है वो नहीं कर पाएगा, जिसकी बंद मनोस्थिति है उसके दिमाग में नहीं गुजर, नहीं नहीं नहीं, वो बोलेगा नहीं अल्लाह ने जमीन बनाई आसमान बनाया। अरे भाई नहीं, आदम और हव्वा इस दुनिया के पहले इंसान थे, नहीं नहीं। लेकिन उनको इतनी ट्रेनिंग दी है, जैसा आपने कहा, मैं दाद देता हूँ उनके शिक्षकों को जो उनको ऐसी ट्रेनिंग मिली है कि वो जो भी उन्हें सिखाया गया है उस पर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं विश्वास से। बिल्कुल। और हमारा सनातन खोया हुआ है, थोड़ा जीन्स में चला गया, थोड़ा स्कर्ट्स में चला गया, थोड़ा दारू में चला गया, थोड़ा नशों में चला गया, पार्टी में चला गया, पब में चला गया है। वो तो अपनी दृढ़ता से आगे बढ़ ही रहे हैं ना, लेकिन एक उनकी जो मूल विचारधारा है वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। हुँ। भाई आदम और हव्वा के पहले जीवन चल रहा था। क्रिश्चियंस को रियलाइज करना चाहिए कि भैया एडम और ईव के पहले भी जीवन चल रहा था। जी। ये संतों की, महात्माओं की, ऋषि मुनियों, देवी देवताओं की धरती है, जागो। लेकिन अपनी सहिष्णुता में और अपनी क्षमा में आज ये सनातन धर्म इतना सिकुड़ कर रह गया है। लेकिन यहीं पर परमात्मा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और देखिए भविष्य में क्या होगा। थोड़ा वशिष्ठ के हिसाब से अच्छा ही होगा। इन जी, बिल्कुल। सबको घर वापसी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक और चीज इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। हमारा जो धर्म है, मूल विचारधारा है कि हमें अपनी इंद्रियों पर हुकूमत पानी है। हुँ, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जो हमारे पिछले जन्मों से हमारे चित्त में है, हुँ। हमें देखना है कि भैया क्या गड़बड़ है, क्यों मेरा गुस्सा ज्यादा है, क्यों मेरा थोड़ा ईगो है, वो अंतरात्मा आपको बोलती भी है, या क्यों मेरे में वासना है, या क्यों मेरे में इतना मोह है, ये वो। तो ये इन चीजों पर हुकूमत करनी है। तब अब जब हुकूमत कर पाएंगे तब आप एक साक्षात्कार होगा आपको ईश्वर से या अपनी अंतरात्मा से। बिल्कुल, आत्मा और हाँ। परमात्मा में कोई फर्क जब नहीं आप होता। अपनी कमियाँ ढूँढकर उन पर काम कर तब पाएँगे। आप एक डिवाइन गाइडेंस पे चलोगे। बिल्कुल। लेकिन ये धर्म तो कहते हैं कि भैया शहरों पर और देशों पर हुकूमत करो। सिकंदर अपने हाथ बाहर रख गया, कह गया कि भैया मैं इस दुनिया से कुछ नहीं ले जाऊंगा। वो अपने क्रोध और अहंकार, कॉन्कर द वर्ल्ड, कॉन्कर द वर्ल्ड। फिर लास्ट में तो बेचारे को बुढ़ापे में आया, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसने बोला भाई मेरा हाथ बाहर रखना, मैं तो क्रोध और अहंकार में निकल गया, लेकिन सबको प्लीज दिखा देना मैं खाली हाथ जा खाली रहा हूँ, अचार। मैं खाली हाथ। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते, फिर भी उनको हुकूमत, फिर भी ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स हैं जो प्यारे मेरे मुसलमान भाई जो एक्चुअली सनातनी ब्लड को ही बिलोंग करते हैं उनको गलत दिशा दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, करो करो, कब्जा करो। क्या कब्जा करो यार, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कब्जा करो, हुकूमत करो। मैं बस यही कहना था जी। हुँ, बात हम कर रहे थे, हम कहाँ से कहाँ आ गए, आपकी जरूरी बातें सुन है। के मज़ा भी आ रहा है मुझे पुनीत। अ, हम सलमान खान से अनुपम खेर जी पे आए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक आ गए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बात करी। जी बात फिर से वही सलमान खान की, जी। ऑफ कैमरा। तो ऑफ कैमरा मेरी सलमान खान से एक दिन यही बात हुई थी, जब मैं गया था वहां पर शूटिंग के लिए, पर याद भी नहीं मुझे कौन सी फिल्म थी। तो मैंने उनको बोला कि भाई प्लीज मुझ पर ध्यान दो ना यार, हुँ, तो मैंने उनको बोला मैंने ना ये शॉट किया था जोश में, वो काट दिया गया। मैंने शाहरुख भाई को ये सिखाया था, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं कि पुनीत ने सिखाया है, और फिर मेरे को अवॉइड करते हैं।
आप प्लीज़ मुझ पर ध्यान दो ना, मैं एक एक्टर हूँ भाई। और मेरे आंसू निकल गए थे बात करते करते, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो मेरे को ऐसे ही देख रहे थे वो, ऐसे। तो बहुत इमोशनल लगा, मैं रो हो रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जितने भी इनकी लॉबी के कास्टिंग डायरेक्टर वो तो स्ट्रिक्टली मुझे अवॉइड करते हैं कि भाई इसको दूर रख, ऊपर से ऑर्डर आए, इसको एंटरटेन नहीं करना। मुकेश छाबड़ा, भगवान उनको लंबी स्वस्थ उम्र दे, आज मुझे क्यों नहीं बुलाते हैं? मुझे वो जानते हैं कि मैं एक एक्टर की औलाद हूँ, एक किरदार को जी सकता हूँ, लेकिन एक कास्टिंग डायरेक्टर्स की लॉबी है, मुझे एंटरटेन नहीं करती। भगवान करे मेरा वहम हो, भगवान करे मैं मुकेश छाबड़ा के बारे में गलत, मेरे को मुकेश छाबड़ा ने आज से 3.5 साल पहले बोला था कि भाई पक्का साथ में काम करेंगे, पक्का, लेकिन बात बात ही रह गई और मुझे काम नहीं दिया। तो मैं अभी जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर बैठे हैं ना, ऊपर बैठे हैं, वो जब चाहते हैं मैं बिजी हो जाऊं तो मैं बिजी हो जाऊंगा। और मैं संतोष के धन में मानता हूँ। मुझे कोई गाड़ियाँ या ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स या बड़ी सारी प्रॉपर्टी या बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस हो तब मैं खुश नहीं होगा, मैं वैसे ही खुश हूँ, वैसे ही संतोष में। और ईश्वर की कृपा से जितना आना होता है मेरे रैन बसेरे के लिए, मेरी माँ को मेंटेन करने के लिए, वो आ जाता है ना। और गलत जगह से मुझे चाहिए भी नहीं। तो सलमान खान की ये बात हुई, फिर उसने फिर मेरे को एंटरटेन भी नहीं किया उसके आगे। वो जानता है भाई ये बहुत सच्चा है, इसको दूर ही रखो। तो बिग बॉस के टाइम पर ही ये सब हुआ होगा आपका? बिग बॉस के पहले था ये सब। अच्छा। तो फिर इसलिए वो बिग बॉस में एकदम से उसने देखा बिग बॉस में ये कहाँ से आ गया बे पागल। हाँ। तो वैसा। तो एक मैं कन्फेस भी करना चाहूँगा कि मैं भी ना, क्योंकि मेरे रोल काटे गए थे ये वो, तो मैं चरस, गांजा, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा ही घुस गया था। वो भी गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो गया। बिल्कुल, हाँ। तो तो ये सारी चीज़ों में भी चला गया था, लेकिन ईश्वर की कृपा है, आई हैव कम आउट क्लीन। मेरी माँ का आशीर्वाद है जी। कि मैं खिंच चलाया। अभी एक ही नशा है जो सिर्फ चढ़ता रहता है, वो है परमात्मा का। वाह! बहुत खूब। पर ये है कि आप यहाँ पर एक यूथ के लिए ये भी एक लेसन है कि अगर कभी मतलब फेलियर मिले तो उससे घबराना नहीं चाहिए, और इन ये ड्रग्स और ये सब इनसे दूर रहने का एक आप उनको एक लेसन भी दे बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल पूनम, क्योंकि देखिए मैं अभी थोड़ा आध्यात्मिक जागृत हुई, तो मैं यही मानता हूँ हर दर्द भी आपको ईश्वर से निकट करने के लिए आता है। बिल्कुल। अगर आप रो रहे हैं डिप्रेशन में, तो ज़रा यार कोने में बैठ के ज़रा माँगो ना, उससे मदद मिल जाती है। ये जो सारा तूफ़ान जवाब जो, मिल जाता है। हाँ जी, जवाब जवाब मिल मिल जाता है, जाता मिल है। जाता है। और अब जो भी एक बहुत ब्यूटीफुल कहावत है 4 शब्दों की इंग्लिश में, दिस टू शैल पास। बिल्कुल। सब गुजर जाता है। हमारा ये शरीर है, ये भी गुजर जाएगा। तो बिल्कुल। ज़्यादा नहीं, वो कुछ है जो ड्रामा चल रहा है, वो जी। ख़्याल रख रहे हैं, ज़रूर उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर थोड़ा समर्पण करो। और वो परमपिता परमेश्वर हर जाति, हर धर्म से अलग है। हुँ। वो बिल्कुल। ऊपर मेरा बैठा भगवान हिंदू नहीं है, हुँ। मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। वो कुछ एक शक्ति है जिसको आप शिद्दत से, जिसको आप मोहब्बत से, जिसको आप भावना से पुकारें, तो वो मदद आ जाती है, आ बहुत जाती है। खूब। तो बहुत सही ये बात है। बिल्कुल। पर जैसे आप बिग बॉस से बाहर निकले थे तो कोई रियलाइज़ेशन हुआ था कुछ जब वहाँ पर जो देखा आपने? कि मैं अभी, मेरे को 100 करोड़ रुपए भी दे, मेरे को बिग बॉस जैसा शो कभी नहीं करना भाई। नहीं करोगे। क्योंकि मैं एक एक्टर की औलाद हूँ, मैं अलग-अलग भूमिकाओं को जीने में मानता हूँ। हाँ। ऐसे बैक बाइटिंग, बिचिंग, गॉसिपिंग घर में पुनीत वशिष्ठ का कोई काम नहीं है, कोई हुँ। काम नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा ही सत्यवादी हूँ, ज़रा बोल देता हूँ मुँह पर। इसकी वजह से मुझे खानी भी पड़ती है, लेकिन ठीक है, मैं जब रात को जाकर मेडिटेट करता हूँ और मैं अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ, तो मुझे पता है कि भगवान, मैंने कुछ कपटी या चापलूसी वाला नहीं किया। मैंने जो भी कुछ किया, गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया आपकी आँखों में। जैसा भी है, ठीक है, मन को ज़रा बुरा लगा, मुझे पता है मैं आपकी बताई हुई राह पर चल रहा हूँ। बात को। काफ़ी लोगों के ईगो भी हर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर वो ईगो हर्ट रहा, मतलब ईगो छट रहा है उसका बंदा। हुँ। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मेरी पर्सनल लाइफ में भी हो गए पिछले 1-2 दिनों में, कि बहुत अज़ीज़, बहुत ही प्यारे दोस्त और को-एक्टर्स, उनको मैंने कुछ सच्चा बोल दिया तो उनको इतना बुरा लग गया कि उनको ऐसा लगा कि भैया ये अभी सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल ही रहेंगे साथ में। तो मैं, चलो ठीक है भाई, उनको उनकी गलती दिखा दी तो उनको अच्छा नहीं लगा। हुँ, हुँ। तो थोड़ा मैं आईना दिखाने वाला हूँ, हाँ। क्योंकि मैंने बड़ा आईना खुद देखा। बिल्कुल। और मैं, आपने खुद एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, हाँ। तो ये सारे गलतफ़हमियों में मैं बहुत जी, तो दुनिया आस-पास मैं देखता हूँ बहुत गलतफ़हमी में जीती है। ईगो, तो जैसे वॉर हो रही है, आधी दुनिया में वॉर हो रही है, तो मैं वॉर का रिफ्लेक्शन देखता हूँ नीचे, ईगो। हुँ। वॉर हो रही है, ईगो, 2 लोगों की नहीं पटी, भैया चलो गोली चलाओ, मारो लोगों को, क्या है यार?
और तो छोटी-छोटी बातों पर ईगो आ जाती है। बिल्कुल अच्छी-अच्छी दोस्तियाँ खराब हो जाती हैं इस वजह से। यही तो कलयुग की परिभाषा है ना कि काम बिल्कुल, क्रोध मोह लोभ अहंकार इज ओवरटेकन, सद्बुद्धि पीछे रह जाती है और आपका काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, काम मतलब 3-3 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है एक वासना की वजह से, सही। क्रोध मतलब क्रोध की वजह से आप किसी का मर्डर कर देते हैं, मोह कि ये मेरा वो मेरा, क्या मेरा क्या तेरा कुछ भी और नहीं। मोह भी किन चीज़ों को लेकर है? चाहे इंसानों को लेकर है, प्रॉपर्टी को लेकर है, आपके एसेट्स को बिल्कुल। लेकर है, तो कुछ है प्रारब्ध जो आपको मिला है, लोभ और चाहिए और अहंकार, मैं सही हूँ मैं सही हूँ। तो मैं साक्षी रूप से देखता हूँ और मुझे पता है कि मैं स्वाभिमान वाला हूँ, अभिमान वाला नहीं, मैं गर्व वाला हूँ, घमंड वाला नहीं। बहुत खूब, जी बहुत खूब। जी अच्छा, बॉलीवुड के कोई 3 मिथ्स जो आप तोड़ना चाहेंगे? कि यहाँ टैलेंटेड लोगों को काम मिलता है, ये पहला मिथ है। ये पहला मिथ है। मेहनत करोगे तो मंजिल मिल जाएगी, नहीं, आप कॉन्टैक्ट्स होंगे तो आपको मंजिल मिल जाएगी। और मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ। अगर नेपोटिज़्म की वजह से या आपके कॉन्टैक्ट्स हैं पुनीत, आई एग्री काम मिलेगा, लेकिन अगर आप काम अच्छा नहीं करोगे तो 1-2 फ़िल्म से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। देखिए अभिषेक का यही आजकल हुआ था ना। आजकल की ऑडियंस जो है बहुत स्मार्ट होती जा रही है। बहुत। मतलब आई सैल्यूट। अभी बात यहाँ पर ओटीटी की मैं करना चाहूँगी कि बिकॉज़ ऑफ ओटीटी बहुत से नए चेहरे, बहुत सारा बिल्कुल नया टैलेंट आया है, बिल्कुल। जो अच्छा काम भी कर रहा है। तो वो सिनेमा में ये सारी चीजें, आपने बॉलीवुड का नाम लिया इसलिए, हाँ, हाँ, अभी तो मैं बॉलीवुड तो किया। एक्चुअली तो मैं शायद मैंने दूसरे वाले का गलत भी दे दिया। हाँ तो जी, आपने जो कहा ना मैं आप उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभिषेक बच्चन पहले आया, जी, तो एक तो ऑटोमेटिक चीज कि उनको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा था, अमिताभ बच्चन के साथ। तो उस हिसाब से वो थोड़े कम निकले, है जी, ना। लेकिन बिल्कुल। अभी भी वो मेहनत कर रहे हैं एज एन एक्टर, एंड ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। ही इज अ मैं तो मुझे सुपर्ब तो बहुत एक्टर। अच्छी लगती है उनकी एक्टिंग। मैंने एक वेब सीरीज देखी थी उनकी, बीच में मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक बच्ची के बच्ची साथ के साथ में क्या बहुत काम है। किया है। मैंने हाँ, अभिषेक के साथ उनकी सेकंड फिल्म की थी जो मैं, तो गुरु बहुत अच्छी मूवी थी। बिल्कुल, तो वो तो इतनी डायरेक्टर भी होता ज़बरदस्त। है, डायरेक्टर ने हाँ, भी अच्छा काम करवाया, तो अभिषेक को कभी किसी ने यूटिलाइज नहीं किया। और देखिए समय भी होता है, अभिषेक ने भी स्टडी किया, इवॉल्व किया और आज वो ग्रेट काम कर रहा है एज एन एक्टर, और वेब सीरीज कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो सिनेमा की वेट कर रहा है या कुछ। तो बिल्कुल। कैरेक्टर, एक एक्टर की औलाद होती है ना, तो उनमें और मेरे में कॉमन चीज़ क्या है, वो भी एक एक्टर की औलाद है, मैं भी एक एक्टर की औलाद हूँ। तो वो जो डेप्थ होती है ना एक कैरेक्टर में घुसने की, वो मैनरिज्म्स की, आवाज़ की और आपके बोल चाल की, कि आप पुनीत को घर पे छोड़िए, अभिषेक को घर पे छोड़िए, आप वो इश्तियाक बन जाइए, आप वो एंथनी बन जाइए, या आप जो भी है राजा राम बन जाइए, जो भी बन जाइए, तो वो किसी और की जिंदगी जीना, वही तो एक्टिंग है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है कि सॉरी आप समझ ही जाएंगे और ऑडियंस भी समझ जाएंगी कि 25 साल हमने किसी को ऐसा देखा, ए पूनम मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ पूनम ऐसा, आज अगर ऐसा करेगा कोई तो ऑडियंस चढ़ के थप्पड़, तो ये वाली भी एक्टिंग चल गई। एक फेज था कि ये सब भी चल गया, लेकिन अगर आज मैं ऐसे बोलूंगा, हे कैसे हैं आप, ये बोलेंगे ये तो क्या कर रहा है, नॉर्मल सी बात है जी। ऐसे, भाई सीधा खड़ा रहना। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, तो लोग आज की डेट में नवाज पसंद करते हैं। हाँ, मेरा जैसे मैंने आपको कहा, अनुपम खेर मेरे प्रतीक हैं, और दूसरे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, इरफान। इरफान तो खान। अपने आप का खान भी उन्होंने निकाल दिया था, क्योंकि उनको खाना, इरफान खान था कि हाँ, इरफान खान ही था, लेकिन जी, जी। उन्होंने लास्ट लाइफ ऑफ पाई वाई में आप देखेंगे सिर्फ IRRFAN उन्होंने रख दिया हुँ, था। और वो बहुत ही प्रखर होकर इस्लाम के बारे में बात करते थे और कुरीतियों के बारे में बात करते थे, जिसकी वजह से कई सारे मौलाना और ये पूरा उनके मुस्लिम ब्रिगेड अगेंस्ट। उनसे बहुत नफरत करता जी, था। जी। तो वो तो एक अलग वो है मेरी इंस्पिरेशन एज एन एक्टर। नवाज मेरी इंस्पिरेशन है एज एन एक्टर, अनुपम खेर मेरी इंस्पिरेशन एज एन एक्टर। ये होते के मेनन, जी, ये मैं एक्टर्स मानता हूँ। जी। तो वैसा पब्लिक भी अभी ये सब नेचुरल एक्टिंग देखना चाहती है, स्टाइल वाले बिल्कुल, नहीं, ये सब बिल्कुल देखना ये सब चाहती नहीं है। देखना चाहती है। तो अलग हो गई चीज। कास्टिंग काउच के बारे में क्या बात करेंगे? ये कितना सच है? कभी एक्सपीरियंस किया आपने? हाँ, कुछ गे कास्टिंग डायरेक्टर्स थे जो मेरे को सिग्नल देते थे, लेकिन फिर मैं कभी वहाँ गया ही नहीं। अच्छा। कास्टिंग काउच तो होता है, हाँ। लेकिन अभी लोग इतने अवेयर हो गए हैं जी, जी। कि जो कास्टिंग काउच वाले भी है वो भी डरते हैं, भाई कोई क्राइम कर लिया किसी ने, वीडियो वीडियो ले लिया तो बैंड ना बज जाए यार। हुँ।
तो ज़रा सतर्कता आ गई है इस देश में या दुनिया में या जीवन में, जी, कि जी। अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैंने किसी खूबसूरत लड़की को बुलाया और मैं उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ, उसने मेरा कोई वीडियो ले लिया, तो जीवन भर वो मुझे एक्सप्लॉइट करेगी। तो बिल्कुल ठीक कहा। ज़रूर है, लेकिन जैसा कि आपने वहाँ पे पहले कहा था, ओटीटी की वजह से से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि मेकर्स भी हैं, वो अच्छा टैलेंट चाहते हैं, वो अच्छे एक्टर्स चाहते हैं, स्टोरीज़ आ रही हैं। स्टोरीज़ आ रही है। मेन तो आपकी स्टोरी है हाँ, यार। डायरेक्शन बिल्कुल। में मतलब इतना इवॉल्व हो गया है कि डायरेक्टर तो मर ही गया था सिनेमा में पिछले 35 साल से। बिल्कुल, खान, कपूर, कुमार ही हो गए थे, डायरेक्टर कौन था पता ही नहीं चलता था। तो राइट। स्टारडम एंड ओवरटेकिंग, लेकिन सिनेमा में इट्स ऑलवेज अ डायरेक्टर, एंड मैं तो वेट कर रहा हूँ कि मैं और वेब सीरीज करूँ जहाँ पर डायरेक्टर की कठपुतली बनकर मैं उनकी फ्रेम की उनके फ्रेम में आऊँ, उनकी इच्छा के अनुसार, और वो बोले राइट, पुनीत जैसा मैंने कैरेक्टर सोचा था तूने बिल्कुल वैसा जिया, वो मेरी बिल्कुल। कमाई होगी। तो पुनीत आपकी लाइफ में कभी वो भी दिन आया होगा जब करियर में आपको लगा सब खत्म हो गया ऐसा, हम्म। तो कैसे अपने आप को सँभाला था तब? तो एक भगवान के बनाए हुए एक्टर के हिसाब से तब मैंने डिप्रेशन फेस किया, फ्रस्ट्रेशन फेस किए, मैं भी ब्लेड अपने अपने हथेली तक ले आया, मैंने भी ज़रा कट वट मारा और ये सारा। फिर जैसा कि मैंने कहा, पास हो जाता है वो फेज़, और हुँ। उस दर्द से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत को बिल्कुल। बिल्कुल। कोई ऐसी फ़िल्म भी रही जिसे मना करने का रिग्रेट आज भी है आपको? नहीं, नॉट रियली, नहीं, नहीं। टेलीविज़न ने मुझे बहुत दिया है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। फ़िल्म के तुर्रम खानों ने मुझे साइड में कर दिया, तो टेलीविज़न ने मुझे सँभाला। हुँ, हुँ। टेलीविज़न में नेपोटिज़्म और डी कंपनी का इतना बड़ा वो नहीं है। नहीं है, हाँ। तो और ना ही सिनेमा में हर जगह है, और अभी जी, तो अधिकतर ख़त्म हो रहा है क्योंकि सब कुछ एक्सपोज़ हो गया सबके सामने। बिल्कुल। तो नहीं, ऐसा ऐसा कुछ मौका नहीं। अच्छा पुनीत अगर आज आप 25 साल के पुनीत को कुछ एक लेसन देना चाहें, क्या कहेंगे उसे? ये अभी जो मेरे में एवोल्यूशन आई, जो परमात्मा का नशा है, तो मैं यही चाहूँगा कि बेटा, सैटिस्फैक्शन जो है कला से पा, और अपने जो जो सबके एक होल इन द सोल होता है, सबकी आत्मा में एक खड्डा होता है जो वो भरता है। हुँ। सबके अंदर एक खालीपन होता है जो वो भरने की कोशिश करता है। तो मैं उसे चरस, गांजा, अल्कोहल और नशों से और लड़कीबाजी से ना ही फिल करता, मैं उसे आध्यात्म और परमात्मा से फिल करता। आपने अपने एक्सपीरियंस से जो अब सीख लिया है, जी ग्रेट, जी जी, वंडरफुल। बिल्कुल जी। सो छोटे-छोटे 2-4 सवाल जी मेरे जी। और हैं। शाहरुख खान इन 1 वर्ड। एनर्जी। ओह यस, दैट इज़ सो ट्रू कुछ भी कह लो, बंदे में एनर्जी तो बहुत ज़बरदस्त। सॉलिड। सलमान खान इन 1 वर्ड। डॉन। ऑन डॉन है, डॉन ही है वो तो। नेपोटिज़्म, रियलिटी और एक्सक्यूज़? इट वाज अ रियलिटी, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, सो उसका एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता। ओटीटी ने बॉलीवुड को बचाया या एक्सपोज़ किया? क्या लगता है आपको? ओटीटी ने टैलेंट को प्लेटफॉर्म दिया। हाँ, सिनेमा एक अलग चीज़ है, लेकिन ओटीटी पे बहुत सारा नया टैलेंट आ गया है। इतनी सारी फ़िल्में मैंने देखो, चमकीला करके एक फ़िल्म आई थी बीच में, जी। बाप रे! क्या ग्रैंडयर। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक विक्की कौशल की एक फ़िल्म देखी, सरदार उद्धम, हुँ। बाप रे! जी, क्या बिल्कुल, सिनेमा, इंटरनेशनल। बिल्कुल। और अगर आपको विक्की कौशल से प्यार करना है एज़ एन एक्टर, आप वो फ़िल्म देखें, वो तो वैसे ही बहुत ही बेहतरीन एक्टर बहुत है। बेहतरीन, हाँ, तो हाँ। क्या काम किया है, मैं पागल हो गया मतलब देख के। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी ऐसा पहले ऐसा था कि आपको सिर्फ सिनेमा ही था आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए, लेकिन अभी बहुत सारी पॉकेट, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, बहुत कुछ प्राइम है। है। ओह तो और यस! किस्मत भी कहीं ना कहीं होती है। कंटेंट अच्छा वाला आपको मिल बिल्कुल। जाता है। ग्रह होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप अपने आप को कैसे मार्केट कर रहे हैं, आपको कौन मैनेज कर रहा है, आपको कौन प्रमोट कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है। किस्मत है, आपका पता नहीं शनि भारी है या राहु क्या है, कुछ तो होता है जो आपको वो बिल्कुल, ब्रेक नहीं मिलती है या ट्रू, मिलती है। बिल्कुल। बट वैसे मैंने पहले भी कहा, एक आध्यात्मिक दृष्टि से संतोष का धन है। मैं अभी एक बहुत बड़ा प्ले करने जा रहा हूँ, अच्छा, जो हाफ एआई और हाफ ह्यूमन परफॉर्मेंस है, जो अच्छा, महाकाल द प्ले है, ओके, जो सिने एक्सपो में लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अच्छा, प्रोड्यूसर विंदु दारा सिंह हैं, अच्छा। और अमित पचौरी भी उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और विंदु दारा सिंह उसमें प्रजापति दक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और महादेव महाकाल की भूमिका अमित पचौरी निभा रहे हैं। मैं उसमें देवऋषि नारद मुनि की भूमिका निभा रहा हूँ, अच्छा, और हाँ, नंदी हाँ। के साथ मैं उसमें उसका सूत्रधार भी हूँ उस प्ले का। ओह वाओ! तो वर्क वंडरफुल। वाइज बहुत सैटिस्फाइंग है,
और तो मेरा मेन फोकस उसी पर है और उस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करके बहुत सारी चीज़ें होंगी जो जिनको मैं फ़िलहाल बहुत राज़ी खूब, रखना चाहूँगा। जी। बहुत खूब, जी, वाओ! जी। कोई इंडस्ट्री ने किसी एक एक्टर को जो डिज़र्व करता था उससे कम दिया? पुनीत वशिष्ठ। मैं मुझे दैट्स लगता है। दैट्स सो मेरी भी गलतियाँ थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कम दिया, लेकिन मुझे कोई गिला-शिकवा नहीं है। आ जाएगा, कोई टेंशन आएगा, नहीं। अभी भी बहुत टाइम है। बहुत टाइम है, बहुत टाइम। बिल्कुल, और किसी को जो ज़्यादा दिया? नहीं, सबको अपनी-अपनी किस्मत का मिला अच्छा। है ना? मैं किसी को हुँ, किसी अगर मैं शाहरुख का नाम ले लूँ या सलमान का नाम ले लूँगा तो नहीं सी उनकी किस्मत में था वो स्टारडम देखना। अब मैं बिल्कुल। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने मन मस्तिष्क में भी खुश रहें, संतोष में रहें, संतुष्ट रहें। हुँ। सुनने में आ रहा है सलमान खान की तबीयत आजकल काफ़ी ख़राब है, तो मैं तो डबल प्रार्थना करता हूँ। चाहे मेरा उनके साथ जो भी पंगा था, फॉरगेट दैट। वो एक ह्यूमन सोल है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं वशिष्ठ हूँ और कहीं न कहीं मेरे परमात्मा मेरी बातें सुनते हैं। तो मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए और जब इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता है किसी से तो निस्वार्थता होती है और जब निस्वार्थता होती है तो आपकी प्रार्थनाएँ स्वीकार होती हैं। तो मैं उनके वाह! लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत खूब, जी, बहुत खूब। जी। तो मेरा आखिरी सवाल है, अगर आज के टाइम में आप बॉलीवुड के किंग होते, मान लीजिए, हाँ। तो कोई ऐसा कौन-सा रूल है जो आप बनाते? नो कास्टिंग काउच नो कास्टिंग काउच। और हुनर के हिसाब से काम मिले। लॉबी, ग्रुपिज़्म, पहचान, इनको उसने भेजा है, उनको उसने भेजा है, उस हिसाब से काम ना मिले। ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। मैंने सुना बच्चन साहब तो ग्रेट एक्टर हैं, उनको मिल गया लेकिन वो लोगों को जाकर जब मिलते थे, तो मैंने सुना है कि वो उनका ये होता था कि राजीव गांधी की फैमिली से आए हैं कोई मिलने। ओह! हुँ। तो अगर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की फैमिली से कोई एक्टर मिलने आया है, डायरेक्टर को जब उनका राज चल रहा था, तो उसको रोल तो मिलेगा ही ना। बिल्कुल ठीक बात। और फिर हाँ। मैंने शाहरुख खान पता नहीं कितना ट्रू है, तो शाहरुख खान की मदर भी इंदिरा गांधी की बहुत क्लोज़ थी। अच्छा। तो ये उनको भी वहाँ से ऑब्वियसली बहुत ओपनिंग मिली है, राइट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो ये नहीं होना चाहिए, हुनर के हिसाब से मिलना चाहिए। और बिल्कुल। कास्टिंग करने के लिए और टैलेंट को ढूँढने के लिए अच्छी फैकल्टीज़ होनी चाहिए, अच्छी हुँ, ऑर्गनाइज़ेशंस होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। कि किसी के अंदर हुनर है, वो हरियाणा में बैठा है या जयपुर में बैठा है, उसको लगता है कि यार ये पूनम सचदेवा कास्टिंग है ना, वहाँ पर जाओ, अगर मेरे में दम है ना तो पूनम जी 100% मुझे ब्रेक देंगी। ऐसा ओपन क्लियर होना होना चाहिए, चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल, जी, बहुत खूब। मज़ा आ गया आपसे बात करके पुनीत, थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग रही हमारा ये पूरी चर्चा और हमने जिस तरह से हर बात को खुलकर किया है ना, जी, बेबाकी से किया है, आई होप हमारी ऑडियंस ने भी बहुत एन्जॉय किया होगा। सो ऑडियंस, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पुनीत ने बहुत सी ज़बरदस्त बातें करी हैं, जो हमारे यूथ के लिए भी ज़रूरी है, बॉलीवुड का भी आईना दिखाती हैं। एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट रहा। थैंक यू सो मच पुनीत। और संस्कार भी जगाए हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और बहुत खूब। हमारे जाग रहे तो हमारी सेवा है कि लोगों को भी संस्कार जगाएँ बिल्कुल, और बहुत हर ज़रूरी हर है। शब्द, हर विचार उस पे समर्पित। आपकी पॉजिटिविटी इतनी है कि सब कुछ निकल आया। हाँ, थैंक यू सो थैंक यू, मच, माय थैंक यू। प्लेज़र। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात जय श्री करके। महाकाल, जय माता जय दी, श्री महाकाल। अल्लाह मालिक। बिल्कुल, अल्लाह मालिक। सो थैंक यू ऑडियंस, जुड़े रहिए हमारे साथ यूँ ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और ज़बरदस्त शख्सियत के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। लव यू ऑल।